हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। ये इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? इको सेंसिटिव जोन्स कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ पे भी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इश्यूज आते हैं, जहाँ आपके वाइल्ड नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, तो वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स का निर्माण किया जाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे इसमें क्या होता है। मेरा नाम है मनिंदर और ये यूट्यूब चैनल मैंने स्पेशली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, जिसमें करंट अफेयर या उससे रिलेटेड न्यूज़ या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। तो अब शुरू करते हैं कि व्हाट्स इन न्यूज़। तो इसमें खबर में ऐसा क्या है, देखिए जो हमारी केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्ट्री है उसने एक जोनल मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें उन्होंने भागीरथी जो रीजन है उसको इको सेंसिटिव जोन में करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। अब ये क्यों ऐसा किया गया, उसके पीछे का कॉज क्या है? देखिए बहुत सालों से वहाँ पे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस हिमालयन रीजन के अंदर आप 2 मेगावाट तक के जितने भी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका निर्माण बंद कीजिए, क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं इकोलॉजी के ऊपर। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि रिवर बेड माइनिंग बंद की जाए, क्योंकि माइनिंग, देखिए जब भी रिवर बेड माइनिंग होती है तो आप बेड की माइनिंग कर रहे हैं, उससे क्या जल स्तर नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा और धीरे धीरे नदी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात उन्होंने कहा है चेंज ऑफ लैंड यूज़। लैंड जिस तरीके से यूज़ की जाती है ऐसे रीजन्स के अंदर उस यूज़ को चेंज किया जाए, वैदर इट इज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अगर एग्रीकल्चर पर्पज के इसके लिए है तो वो किस तरह का वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी अब होनी चाहिए और लैंड को कैसे डेवलप किया जाए। अगर ये प्लान अप्रूव हो जाता है तो भागीरथी रीजन वल्नरेबल नेचुरल कैलामिटी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। आपको 2014 का केदारनाथ डिज़ास्टर बिल्कुल याद होगा, जिसमें कि चोराबाड़ी लेक जो है वो फ्लड हो गई थी। वो फ्लड क्यों हुई थी? वो फ्लड आगे रीज़न बताऊंगा मैं आपको, फ्लडिंग का उसका रीज़न क्या था। उसकी फ्लडिंग से पूरा केदारनाथ टेम्पल और उसके आसपास का सारा एरिया जो है वो पूरा पानी में डूब चुका था। देखिए एक टर्म आती है मोरेन। 1800 से 2000 मीटर की से ज़्यादा की हाइट पर जितने भी लैंड फॉर्म्स होते हैं वो मोरेन्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ग्लेशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें एक बात तो क्लियर होगी कि मोरेन्स का रिलेशन ग्लेशियल एक्टिविटी से यानी कि ग्लेशियर्स के साथ है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और जब भी कभी क्लाउड बर्स्ट होता है तो ये मोरेन्स जो हैं लैंडस्लाइड के बहुत बड़े कॉज बनते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे केदारनाथ डिज़ास्टर हुआ तो चोराबाड़ी लेक में क्या हो, उसके सराउंडिंग में बिल्कुल जो मोरेन्स बने हुए थे, जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ वो सारा डेबरी उसके अंदर आया विद वाटर और वो उस लेक के अंदर सारा फिल हुआ, लेक का सारा पानी निकल के बाहर आ गया और उसने पूरा जो केदारनाथ एरिया था उसको कवर कर लिया। अब मैं बताता हूँ आपको मोरेन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए मोरेन्स जैसे कोई भी लेक है उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, और वो क्यों इकट्ठे होते हैं? वो कई सालों की प्रोसेस के बाद जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं या ग्लेशियर स्लाइड करते हैं तो एक जगह आके इकट्ठे होकर रुक जाते हैं, फिर ग्लेशियर पिघल के ख़त्म हो जाता है, उसका पानी निकल जाता है, तो और वो जितना भी उसकी डेब्रीज है वो वहीं पर रह जाती हैं। ये एक बिखरी हुई ग्लेशियल डेब्रीज होते हैं, जिसको अनकंसोलिडेटेड ग्लेशियल डेब्रीज कहते हैं। इनका साइज़ छोटा बहुत बड़ा बोल्डर्स भी हो सकता है या छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये मोरेन्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं: लेटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन, सुप्रा ग्लेशियल मोरेन और चौथा है टर्मिनल मोरेन। फिगर 2 में आप ये फिगर ए में आप देख सकते हो मीडियल मोरेन। मीडियल मोरेन नाम से ये मिडल में है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो बोल्डर्स पत्थर पड़े होते हैं, दोनों तरफ ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो होती है बिल्कुल हार्ड फॉर्म में। और लेटरल मोरेन आप देख सकते हैं साइड्स के ऊपर है बिल्कुल, और टर्मिनल मोरेन बिल्कुल इसके फुट्स के ऊपर है, जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है। फिगर बी में आप देखेंगे ग्लेशियर जब भी पिघलता है वो फुट से हेड की तरफ को जाता है, और सबसे ज़्यादा एक्युमुलेशन हेड की तरफ होती है। जो भी आपकी बर्फ़ होती है ग्लेशियर की नीचे से ही पिघलना शुरू होता है, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघल के पानी बन के निकल जाती है तो नीचे जो उसका बेसिक बेड रह जाता है वही मोरेन होता है। अब ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हो सकते हैं, बोल्डर्स हो सकते हैं या फाइन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो ये वहीं पर उस लेक के आसपास, नदी स्ट्रीम के आसपास पूरे जमा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इको सेंसिटिव जोन कैसे डिक्लेयर होते हैं, कौन डिक्लेयर करता है। देखिए इको सेंसिटिव जोन्स को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करती है, और इसको डिक्लेयर करने के कुछ सिद्धांत हैं। वो 3 सिद्धांत हैं। पहली चीज़ ये देखी जाती है कि वो स्पीसीज बेस्ड है, यानी कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो स्पीसीज बेस्ड होना चाहिए, यानी कि कोई उस एरिया में ऐसी रेयर स्पीसीज है जो नहीं पाई जाती कहीं और पे, या बहुत लुप्त होने की कगार पर है, या वो एंडेमिक है, यानी कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में ही पाई जाती है और पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं पाई जाती। दूसरा जो आपका बेसिस बनता है वो है इकोसिस्टम बेस्ड, यानी कि कुछ ऐसे जंगल होते हैं जो फ्रंटियर अग्रणीय जो होते हैं फॉरेस्ट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर बेस्ड
अगर वो वहाँ पर है तो उसकी दूसरी श्रेणी में रखते हो उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। या फिर वहाँ पे कोई सैक्रेड ग्रूव्स है, या सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं कोई पवित्र पेड़ जैसे पीपल है, बरगद है, और भी बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जो वहाँ के जो नेटिव पीपल है जो जंगल में रहते हैं उनके कोई सैक्रेड ग्रूव्स हैं, तो वो भी देखे जाते हैं कि वो वहाँ पर हैं, तो उसके बेस पर भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किए जाते हैं। तीसरा आता है जियोमॉर्फिक फीचर बेस्ड। जियोमॉर्फिक मीन्स धरती का ऊपर का जो प्रोफाइल है, जियोमॉर्फोलॉजी वो कैसी है। मीन्स अगर वहाँ से किसी नदी का ओरिजिन हो रहा है, उद्गम स्थान है, या कोई ऐसा टापू है जहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, और भी बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स कवर होते हैं। तो ये मेन मैंने इसमें आपको लिख के बताएं। तो इन तीनों बेसिस को देखते हुए किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है। ये जो हमारी न्यूज़ थी भागीरथी जोन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना, इसमें गवर्नमेंट का एक और लिंक है कि गवर्नमेंट 4 धाम रोड प्रोजेक्ट कनेक्ट करना चाहती है, यानी कि चारों धामों को रोड से अच्छी तरह से कनेक्ट करना चाहती है। इसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी कहते हैं। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ भी शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स। देखिए, इको सेंसिटिव जोन्स को आप इकोलॉजिकल फ्रेगाइल जोन भी कह सकते हैं, मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको नुकसान बहुत जल्दी पहुँच सकता है। ये वो क्षेत्र होते हैं जो किसी भी नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। ये एक लॉ के अकॉर्डिंग है। 10 किलोमीटर ही क्यों, ये एक पूरा स्टडी करने के बाद लॉ के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें सेट की गई हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इको सेंसिटिव जोन बनाने का, कि जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की ह्यूमंस द्वारा वहाँ पे की जा रही हैं उस एरियाज़ में, उसके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके, उसके ऊपर चेक रखा जा सकते हैं। जैसे कोई इलीगल तरीके से पेड़ का कटान तो नहीं कर रहा है, जीव जंतु को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, वो आगे मैं और थोड़ा आपको क्लियर करूँगा, ताकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े और वो प्रोटेक्टेड रहें। तो अब ये देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन में किस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउड है। देखिए, 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। पहला आपके सामने आप देख रहे हैं। पहली मैं बात करूंगा आपको प्रोहिबिशन एक्टिविटी। प्रोहिबिशन एक्टिविटी वो होती है जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस दायरे के अंदर। उसमें पहले क्या आती है, कमर्शियल माइनिंग। मींस जो आप किसी प्रॉफिट के लिए माइनिंग कर रहे हैं जिससे नुकसान पहुंच रहा है इकोलॉजी के अंदर, वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वहाँ पर तक पहुँच रहा है, चाहे हवा से, पानी से, मिट्टी से या शोर के जरिए, ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, कमर्शियल यूज ऑफ वुड। लकड़ी का कटान किया जा रहा है वहाँ पर कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जो फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पे। टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि जहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स होती हैं वहाँ पे हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, तो वो इकोलॉजी को डैमेज करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चौथा है पांचवा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है, लैंड का पूरा कटिंग होता है, पूरा सिस्टम ही बदल दिया जाता है। तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है 5 जो वहाँ पर नहीं की जाएगी। नंबर 2 पे आता है रेगुलेटेड एक्टिविटी। मीन्स ये एक्टिविटी हो सकती हैं बट सर्टन कंडीशंस के साथ। पहला, जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ का कटान करना। आपने देखा होगा जैसे पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में पेड़ का कटान होता है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और उनकी निगरानी में होता है कि कौन कौन से पेड़ काटे जाएंगे, कहाँ पर काटे जाएंगे, किस स्थान पर काटे जाएंगे, कैसे काटे जाएंगे, ठीक है, ये सारी नंबरिंग होती है। तो पेड़ का कटान होगा लेकिन एक रेगुलेटेड तरीके से। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट। आप उस क्षेत्र में कोई होटल रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं तो वो कितना बड़ा होगा, उसके अंदर कितनी सुविधाएं होंगी, कितने लोगों के ठहरने का उसमें स्थान होगा, वो कितना दायरा कवर करेगा, उसका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट करके उसके ऊपर चेक करने के बाद ही वो परमिशन मिलेगी। तीसरा आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर। बहुत सारे नेचुरल स्प्रिंग्स हमारे ज़मीन से निकलते हैं जिनको हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। मीन्स आपने मिनरल वाटर पिया होता है, तो मिनरल वाटर कुछ क्रिएट भी किए जाते हैं मिनरल ऐड करके, कुछ नेचुरल मिनरल्स होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सिटी में कैच कंपनी का एक नेचुरल वाटर से वो मिनरल्स तैयार करते हैं। तो एक बावड़ी है, वहाँ से वो पानी लेते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ से वो उसको प्रिपेयर करते हैं। तो आप एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहता है कि ये सब काम कर सकते हैं। अगला है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड हैवी मशीनरी। आप पेस्टिसाइड्स ज़्यादा टफ या ज़्यादा टॉक्सिन वाले यूज़ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा हैवी मशीनरी एग्रीकल्चर में आप यूज़ नहीं करेंगे इन एरियाज़ के अंदर। और लास्ट में इसमें वाइडनिंग होगा, सड़क का चौड़ा करना। ये भी एक सर्टेन रूल्स के अंदर ही होगा कि कितनी सड़क चौड़ी की जाएगी और कितनी उसमें लेंथ तक वो आगे जाएगी और किस तरह का उसके ऊपर ट्रैफिक रहेगा। तीसरा आता है परमिटेड एक्टिविटी, जो परमिटेड है, जो की जा सकती हैं, जो ज़्यादा खतरा नहीं है। पहले इसमें ऑन गोइंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, यानी कि पहले से ही कोई एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसी को चलने दें, क्योंकि उससे इकोलॉजी को कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में आप एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी ही कर रहे हैं। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन एरियाज़ में भी कुछ बहुत कम होती है, लेकिन ये करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, जो बाद में
किसी भी इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई केमिकल यूज़ नहीं होता और इसको अब बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है क्योंकि पेस्टिसाइड्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने से पोल्यूशन नहीं होता है। जैसे आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, आप विंड मिल्स लगा सकते हैं, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इकोलॉजी एनवायरनमेंट को। इसको अब प्रमोट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और लास्ट है एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी वो होती है जहाँ पर एनवायरनमेंट को और ह्यूमन बींग्स को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, कोई हीट जनरेट नहीं होती है किसी भी तरह से, कोई डेब्री जनरेट नहीं होती है, कोई वेस्टेज आपका जनरेट नहीं होता है। दैट कम्स अंडर ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूँ कि इको सेंसिटिव जोन्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे शहरीकरण होता है तो शहरीकरण होने के लिए जंगल काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, वो सारा कुछ फ्लैट किया जाता है। तो अगर इको सेंसिटिव जोन्स बने होंगे तो वहाँ पर ये सारी एक्टिविटी नहीं होंगी, तो अर्बनाइजेशन का वो मिनिमाइज़ करेगा और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कम होंगी, तो वो जोन आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। नहीं तो अगर आप किसी जोन को जो सेंसिटिव है इसको इको सेंसिटिव जोन नहीं बनाएंगे, डिक्लेयर नहीं करें, तो वहाँ पे कटान शुरू हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, वो सारा बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का एनवायरनमेंट। दूसरा है कि ये जो आपका इको सेंसिटिव जोन होता है, ये जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मीन्स अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो पहले इको सेंसिटिव जोन उसको सहन करेगा, उसके बाद वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में जाएगा जो आपके प्रोटेक्टेड एरिया है। तो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो बहुत अच्छी बात है। इको सेंसिटिव जोन ट्रांजिशन जोन का भी काम करता है। मीन्स ये एक मिडल मैन है, आपका जो ह्यूमन एक्टिविटी है और आपका जो प्रोटेक्टिव जोन है उनके बीच में ये आता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से अंदर नहीं आने देता और आपका जितने भी इको सेंसिटिव जोन है उनको सेफ रखता है। तो एक ट्रांजिशन जोन है, ये हेल्प करता है किसी, मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर के दायरे में हूँ, दायरे के अंदर इको सेंसिटिव जोन है, मुझे अभी ये ऐसा फील होता है कि 2 किलोमीटर का और दायरा बढ़ के यानी कि 12 किलोमीटर का होना चाहिए। तो ये जोन हेल्प करता है उस चीज़ को एक्सपैंड करने में बिना विदाउट डिस्टर्बिंग दिस प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये एक संग ट्रांजिशन जोन में भी हेल्प करता है कि इसको नॉर्मल जोन से ये धीरे धीरे प्रोटेक्टिव जोन में लेके आता है। फोर्थ है कि इको सेंसिटिव जोन उन स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करता है जो इन सीटू कंजर्व की जा सकती। मीन्स इन सीटू मीन्स आप उस प्रजाति को उसके रहन सहन से, उसके इनहेबिटेंट से बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकाल के उसको कंजर्व नहीं कर सकते, आपको वहीं पर ही करना पड़ेगा। तो वो भी उसमें ये हेल्प करता है। मीन्स आप उस एरिया से थोड़ा बाहर आके इको सेंसिटिव जोन में आ सकते हैं, दे आर ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इसमें देता हूँ, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जहाँ पे सिंगल या वन हॉर्न राइनो है, वो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उसके नाक के ऊपर से केवल एक ही सींग है। तो उसके लिए ये पूरा इन सीटू कंजर्वेशन उसका वहाँ पे किया गया, उसको उसके इनहैबिटेट से, उसके जगह से बाहर नहीं निकाला गया, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वहीं पे भी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया कि जहाँ पे वो कंजर्व रहे। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इको सेंसिटिव जोन मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन। ऑब्वियसली जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन होंगे वहाँ पे पेड़ों का कटान तो होगा नहीं, होगा ही तो पूरा रेगुलेशन के साथ होगा, तो फॉरेस्ट डिप्लीशन ये कभी होने नहीं देता। तो दोस्तों ये तो था सिग्निफिकेंस। अब इसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर। वो चैलेंजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला आता है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं जो स्पीसीज़ होती हैं, जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर बहुत नुकसान पहुँचाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स को ना कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती रहती है। गवर्नमेंट जैसे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती है, कोई हम कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर देते हैं, कोई टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ धीरे धीरे नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। टूरिज़्म, देखिए जब टूरिज़्म बढ़ता है, लोगों का आना बढ़ता है, तो वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल जो है उस जोन के लिए अच्छा नहीं होता है और हीट भी जनरेट होती है। चौथा है गवर्नेंस एंड न्यू लॉज। कि वह गवर्नमेंट अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे लॉज बना दे जिससे भी ये गवर्नमेंट को कुछ इनकम हो, तो वो एनवायरनमेंट को लेकिन वो इम्पैक्ट कर देती है। तो वो भी चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कौन सी सरकार कैसी पॉलिसी और कैसे रूल्स बनाती है। पाँचवा, इंट्रोड्यूसिंग एक्सॉटिक स्पीसीज़। कुछ ऐसी स्पीसीज़ हम ऐड कर देते हैं जो दूसरी वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ को डोमिनेट कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमें सोच विचार करके करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और लास्ट आता है लोकल कम्युनिटीज़। कुछ लोग पहले से ही वहाँ रह रहे हैं, लोकल हैं वहाँ के, तो उनको भी
कहा जाता है कि आप अपनी सर्टेन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, जंगल मत काटिए, वनस्पतियाँ मत काटिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ या अपने डेली नीड्स के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप उनको एक हद तक ही वहाँ पर रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें आप उनको रोक नहीं सकते। तो ये सर्टेन चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। मैं आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर थिंग्स एंड इम्प्रूव द थिंग्स। So please keep connected with this channel, and please subscribe this channel if you like the videos and you want to get connected to the more current affairs and news. So अभी के लिए thank you.